आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 8, सखियां, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थीं। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमादेवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमादेवी अभी कुंवारी थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डोमनियां और गवनी हारने सोहर और सोहाग अलाप रही थीं। गुलाबिया नयन और जमनी कहार इन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भरवाए, गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थीं। गुलाबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थीं, और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन की सी लटें कंधों पर लहरा रही थीं। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुथवा ले। महाराज इनकी बेटी माधवी छींट का सुंदर लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सिन्नो, तुम्हारी भावच कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेई मुस्कुराकर, पर्दा क्यों नहीं है? हमारी नजर न लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होगी, देखो अभी खींचे लाती हूं। ये कहकर वो चंदा के कमरे में पहुंची। वो एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहां क्या पड़ी हो? अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंदा, "उह, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले।" सेवती, तो बदलती क्यों नहीं? सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं न बदलूंगी। सेवती, यही हठ तुम्हारा अच्छा नहीं लगता? सब अपने मन में क्या कहती होंगी? चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा, तो ये उनकी प्रतीक्षा हो रही है, ये कहिए, तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो ही, स्यात अब ना आएंगे। इतने में कमला और उमादेवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे, अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जो रही हैं, इसलिए ये भेष रचा है। कमला, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी, आप आएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे, पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात न करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि अब इनके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है, तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ ये है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहां तक कि पांव दाबने में भी संकोच न था।
बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं, पट्टी में आ गई। सेवती झूठ न मानना, उस दिन से उनकी आंखें फिर गईं, लगी सैर सपाटे करने। एक दिन रूठ कर चल दिए, गजरा गले में डाले, इत्र लगाए, आधी रात को घर आए। जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली, दूसरे दिन भी न बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मैंने इस बात की गांठ बांध ली है कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं ना आ सकी थी। यहां से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती, झूठे हैं, लवारिये हैं। बात यह हुई कि गुलबिया और जमनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खाकर गए हैं, पान बना के दिया। मैं पान लेकर चली गई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात। वही तो मैं भी कहूं कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होंगी, परंतु नहीं, अपना ही हट किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। ना जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। ये लोग करेंगे तो थोड़ा, मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेंगे ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहां ठाणी बतलात हो और तुम्हारी सखी तुमका आंगन में बुलाऊती है। सेवती, देखो भाभी, अब देर न करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, वाह बहन, खूब, वहां जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से बोलें क्या। सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना। सेवती, हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेव, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। सीता, दोनों बहनें एक से एक बढ़कर हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने अच्छा वर दिया है, इसने सोने की गौर पूजी थी। रुक्मणी जलकर, गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी, यों कहने को जो चाहे कर लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं, धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों में वो उससे भागने लगता है। वो समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूं। बेचारा काला और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। अपने रूप की कमी को वो प्यार और आदर से पूरी करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो वो मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुंवर, दूल्हा सबसे अच्छा वो जो मुंह से बात निकलते ही पूरी करे। रामदेव, तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा भी हो। सीता, ना जाने कोई अपने पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने ही से तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी ही नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गोंदने की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी, आंखों में चपलता बरस रही थी। रामदेव, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगोड़ी नायन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था, कुसुम की मां आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जाकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाती हुई आई, भैया आए, भैया आए, उनके संग जीजा भी आए हैं, ओहो ओहो। रानी, राधाचरण आए क्या। सेवती,
हाँ, चलूं, तनिक भाभी को संदेश दिया हूं। क्यों रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी, उसी बड़े कमरे में। जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं। मुझे जीजा ने रुपया दिया। ये कहकर उसने मुट्ठी खोल कर दिखाई। रानी, सित्तो, अब मुंह मीठा करा। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी? ये कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मर्दाने में चली जाऊं? तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठी क्या कर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 बरस से अधिक न थी। बड़े ही हंसमुख गौरवर्ण अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच काट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवंडर की लपटें आ रही थीं। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्यों सित्तो, एक सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, मैंने सोचा अब तो आ ही रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? ये कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल जाते हो? राधाचरण हृदय से लगाकर, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 8 सखियां, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।